नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और इसका भाग 6 तक हमने बता दिया है, जिसमें हम लोग जान चुके थे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन क्या होता है, कौन से जीव लैंगिक जनन करते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से प्रीवियस सेशन में बात कर लिया है। इसके साथ ही साथ अलैंगिक जनन के बारे में और इनकी विधियों के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, एक बार जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में तो लैंगिक जनन संबंधित सभी घटनाएं नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। ठीक है, नियमित क्रम का अनुपालन करती है और अध्ययन में सुविधा के लिए इनको 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रख करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन की 3 मुख्य घटनाएं होती हैं। इसी के बारे में हम पूरा वर्णन आज के वीडियो में करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन और जानेंगे क्या लैंगिक जनन की घटनाएं। क्या चीज़? तो लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में हम जानेंगे, यानी कि इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखते चलना है, क्रम से देखना है यहाँ पे, और जो भी घटनाएं हैं लैंगिक जनन से संबंधित, ये सभी घटनाओं के बारे में आज के वीडियो में वर्णन किया जाएगा। तो अध्ययन में सुविधा के लिए जो लैंगिक जनन होता है जीवों में, उसको 3 घटनाओं में रख करके अध्ययन किया जाता है। पहला क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक है, जिसमें कि पहला होगा क्या? निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसके बाद से दूसरा है निषेचन का, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद से तीसरा हो जाएगा निषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि इन्हीं 3 घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाएगा। तो लैंगिक जनन की ये क्या है? घटनाएं हैं। क्या चीज है? तो घटनाएं हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लैंगिक जनन में ये 3 घटनाएं, अध्ययन में सुविधा के लिए क्या किया गया है कि लैंगिक जनन को 3 घटनाओं में रख करके अध्ययन किया जाता है। एक है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा है निषेचन, और तीसरा है निषेचन पश्चात घटनाएं। हमने बताया है कि लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है। एक को बोला जाता है नर और दूसरे को बोला जाता है मादा। ठीक है, जैसे कि मनुष्य को ले लिया जाए तो मनुष्य में जो नर जनन भाग होता है उसको वृषण बोला जाता है। क्या चीज? तो वृषण। और जो मादा जनन भाग होता है उसको बोला जाता है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। तो इसमें जनन कोशिका होती है। क्या चीज? तो जनन कोशिका, और इसमें भी जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका। और इसमें एक विभाजन होता है, जिस विभाजन को बोला जाता है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। और इसके फलस्वरूप नर भाग में नर युग्मक बनता है, नर युग्मक, और मादा भाग में मादा युग्मक बनता है, मादा युग्मक। और ये जो युग्मक होते हैं हमेशा अगुणित होते हैं।
ठीक है, ये बातें याद रखनी है कि युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, और युग्मकों के संयोजन से यहाँ से एक अगुणित कोशिका और यहाँ से एक अगुणित कोशिका मिलती है, तो फिर से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, और इसी के विकास से भ्रूण बनता है और भ्रूण से संतान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है कि नर व मादा युग्मकों का जुड़ना ही निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, ये बातें याद रखनी है, नर और मादा युग्मकों के संयोजन को ही निषेचन कहा जाता है। और निषेचन से पहले की ये घटना है, क्या चीज, तो नर और मादा जनन भाग में युग्मक का बनना और जुड़ने के लिए, निषेचन की क्रिया करने के लिए युग्मक का स्थानांतरण होना। तो ये जो इससे पूर्व वाली है ये क्या हो जाएगा, निषेचन पूर्व घटना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद से नर व मादा युग्मकों का जुड़ना जो है कहलाएगा क्या चीज, जो निषेचन। तो एक निषेचन की घटना हुई और निषेचन के बाद क्या बन रहा है, युग्मनज बन रहा है और संतान की उत्पत्ति हो रही है। तो क्या है, ये जो है निषेचन के बाद वाली घटना है, यानी कि ये क्या है, निषेचन पश्चात घटना है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन की घटनाओं में आपको इन्हीं 3 घटनाओं के बारे में पढ़ना है। एक क्या है, निषेचन पूर्व घटना, जिसमें कि 2 चीज होगा, एक क्या, युग्मक जनन, युग्मक जनन, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो युग्मक जनन में क्या होगा कि जनन कोशिका में युग्मक का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, नर जनन कोशिका में नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा जनन कोशिका में मादा युग्मक का निर्माण होगा। उसके बाद से निषेचन की क्रिया के लिए क्या होता है कि युग्मक का स्थानांतरण होता है, नर युग्मक आगे की ओर बढ़ता है, मादा युग्मक आगे की ओर बढ़ता है। तो जहाँ पे बन रहा है युग्मक वहाँ पे तो रहता नहीं है, वहां से निषेचन के लिए आगे जाता है और इसी को बोला जाता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो ये 2 घटनाएं, ये 2 क्रियाएं आपको पढ़नी है, किसमें, निषेचन पूर्व घटना में। उसके बाद से निषेचन के बारे में पढ़ना है और उसके बाद से निषेचन पश्चात घटना में आपको युग्मनज और संतान के विकास यानी कि भ्रूण के विकास को पढ़ना है। तो ये चीजें हैं लैंगिक जनन में। तो इतनी चीजें आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व घटना सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना, तो ये चीज को हम यहाँ पे मिटाएंगे और निषेचन पूर्व घटना को पढ़ा जाए। निषेचन पूर्व घटना यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखा जाए निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, युग्मक संलयन की पूर्व 2 घटनाएं होती है। ठीक है, युग्मक जुड़ने से पहले 2 घटनाएं होती हैं और वही घटनाएं कहलाती है निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या चीज, तो निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसमें कि सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले पढ़ा जाएगा युग्मक जनन यानी कि गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, युग्मक जनन, इंग्लिश में बोला जाता है इसे गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो युग्मक जनन है क्या, तो जनन कोशिका में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक है ना, जनन कोशिका में नर एवं मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, नर एवं मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को, निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, युग्मक जनन कहा जाता है। अब जाना जाएगा कि युग्मक का प्रकार, ये युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। तो युग्मक को देखा जाए तो मुख्यतः युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के युग्मक के प्रकार, युग्मक के प्रकार। तो युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को बोला जाता है क्या चीज, तो एक को कहा जाता है समयुग्मक। ठीक है,
क्या चीज? तो समयुग्मक, आइसोगेमिक और होमोगेमिट। ठीक है, आइसोगेमिट यानी कि समयुग्मक, ये क्या होते हैं? तो जब नर व मादा दोनों युग्मक आकार एवं परिमाण में समान हो, ठीक है, आकार एवं परिमाण में क्या हो? समान हो, तो उसे बोला जाता है समयुग्मक। ठीक, क्या चीज? तो जब नर व मादा युग्मक दोनों आकार एवं परिमाण में क्या हो? समान हो। ठीक है, आकार एवं परिमाण में जब दोनों युग्मक समान होता है तो उसे बोला जाता है कैसा युग्मक है? समयुग्मक है, यानी कि आइसोगेमिट है या होमोगेमिट इसी को बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये नरयुग्मक है और यह क्या है? तो मादा युग्मक है। दोनों देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या है? आकार में और परिमाण में जब समान होते हैं तो इस तरह के युग्मक को बोला जाता है समयुग्मक, यानी कि आइसोगेमस, यानी कि होमोगेमिट। ठीक है, आइसोगेमिट या होमोगेमिट क्या होते हैं? तो जब दोनों युग्मक नर और मादा दोनों युग्मक आकार व परिमाण में समान होते हैं तो इसको बोला जाता है समयुग्मक। दूसरा जो हम बात करेंगे वह क्या है? विषम युग्मक, विषम युग्मक यानी कि हेटेरोगेमिट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा विषम युग्मक, इंग्लिश में बोला जाएगा हेटेरोगेमिट। ये क्या होते हैं? तो जब नर व मादा दोनों युग्मक आकार एवं परिमाण में समान न हो, भिन्न हो, तो इसको बोला जाएगा विषम युग्मक। क्या कहेंगे? विषम युग्मक। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक है असम युग्मकी और दूसरा है अंड युग्मकी। ठीक है, एक है असम युग्मकी और दूसरा है अंड युग्मकी, अंड युग्मकी। ठीक है, असम युग्मकी एवं अंड युग्मकी। असम युग्मकी को इंग्लिश में बोलेंगे एनाइसोगेमिट और अंड युग्मकी को ओगेमस। ठीक है, एनाइसोगेमिट और इसे बोला जाएगा ओगेमस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? विषम युग्मक दो प्रकार के, असम युग्मकी और अंड युग्मकी। अब जान लिया जाए असम युग्मकी क्या होते हैं। तो जब नर व मादा दोनों युग्मक बाह्य आकृति में समान हो, किसमें? बाह्य आकृति में समान हो लेकिन परिमाण में भिन्न हो, उसे बोला जाएगा असम युग्मकी। जब नर व मादा दोनों युग्मक बाह्य आकारिकी में या बाह्य आकार में समान हो किंतु परिमाण में भिन्न हो, परिमाण में क्या हो? भिन्न हो, तो उसे बोला जाएगा कौन सा युग्मक? असम युग्मकी। जैसे कि इसमें क्या होएगा? तो मादा युग्मक बड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है? मादा युग्मक है। उसके बाद से जो नर युग्मक होता है वह छोटा होता है। ठीक है, देखने में एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, वही लिखा गया जब नर व मादा दोनों युग्मक बाह्य आकार में समान हो किंतु परिमाण में क्या हो? भिन्न हो, परिमाण में भिन्न हो, तो इसे बोला जाएगा कौन सा?
तो असम युग्मकी यानी कि एनाइसोगेमस। क्या चीज? तो एनाइसोगेमिक। अब अंड युग्मकी में क्या होता है कि जब नर व मादा दोनों युग्मक भिन्न होते हैं, आकार व परिमाण दोनों में, ठीक है, जब नर व मादा दोनों युग्मक आकार व परिमाण में भिन्न होते हैं तो उसे बोला जाएगा अंड युग्मकी। इसमें क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है छोटा होता है और कशाभिक होता है, नर युग्मक छोटा व कशाभिकीय होता है, और जो मादा युग्मक होता है वह बड़ा व क्या होता है? अकशाभिकीय होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखते हैं। इसमें नर युग्मक छोटा व कशाभिकीय एवं मादा युग्मक बड़ा व अकशाभिकीय होता है। ठीक है, तो ये हो गया अंड युग्मकी, इसको बोला जाएगा क्या चीज? तो अंड युग्मकी। ठीक है, और जैसे कि हम यहाँ पे बनाते हैं, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। ठीक है, नर युग्मक को शुक्राणु नाम दिया जाता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक को अंडाणु बोला जाता है। ठीक है, क्या चीज? तो अंडाणु। ये नर युग्मक है और यह क्या है? तो मादा युग्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तो अंड युग्मकी में नर युग्मक हमेशा छोटा होता है, वह कशाभिकीय होता है, यानी कि इसमें कशाभिका होता है। उसके बाद से मादा युग्मक बड़ा होता है और इसमें कशाभिका नहीं होती है, यानी कि यह होता है अकशाभिकीय। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। तो युग्मक जनन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो युग्मक स्थानांतरण के बारे में। लेकिन युग्मक स्थानांतरण के बारे में जानने से पहले आपको हेडिंग बनाना होगा लैंगिक जनन की घटनाएं, और इसमें नोट करते चलना है, आपको लिखते चलना है, नोट्स बनाते चलना है, ताकि आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नहीं तो यदि आप वीडियो देखते हैं, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो आगे चल करके आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको नोट्स बनाते चलना है ताकि चीज़ें आसान हो जाए, समझने के लिए, पढ़ने की दृष्टि से सब कुछ आसान हो जाए। तो आपको हेडिंग बनाना है क्या चीज़? तो लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी कि इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें लिखना है लैंगिक जनन से संबंधित सभी घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं, जैसा कि हमने बताया भी। इन्हें निम्न 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। पहला होगा निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन, व तीसरा निषेचन पश्चात घटनाएं। जिसमें पहला हेडिंग डाल लेना है निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत युग्मकों के संलयन से पूर्व 2 घटनाएं आती हैं। पहला युग्मक जनन तथा दूसरा युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण हेडिंग बना लेना है। पहला इसमें का युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, और इसमें लिखना है नर व मादा जनन कोशिका में नर व मादा दोनों युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, हमेशा युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, ये बात याद रखनी है। युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। उसके बाद सेटिंग लिखना है युग्मक के प्रकार, और इसमें लिखना है युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग हो जाएगा समयुग्मकी, यानी कि आइसोगेमिक और होमोगेमिक, और इसमें लिखना है कुछ शैवालों जैसे क्लेमाइडोमोनास में नर तथा मादा युग्मक दोनों देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं।
यानी कि आकार व परिमाण में समान होते हैं, जिसे समयुग्मक कहते हैं। ठीक है ना, ये समयुग्मकी हो गया। उसके बाद से सेकेंड हो जाएगा विषम युग्मकी, और इसमें लिखना है ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हो जाएगा असम युग्मकी। इसमें लिखना है जब नर व मादा दोनों युग्मक बाह्य आकार में समान हो किंतु परिमाण में भिन्न होते हैं, तो उसे बोला जाएगा असम युग्मकी। उसके बाद से बी हेडिंग डाल लेना है अंड युग्मकी, और इसमें लिखना है अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीवों में आकारिकी रूप से दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। इसके नर युग्मक को पुमड़ु या शुक्राणु तथा मादा युग्मकों को अंड कहते हैं। यह अवस्था विषम युग्मकी कहलाती है। मादा युग्मक सामान्यतः नर युग्मक से आकार में बड़े एवं कशाभिका रहित होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने समझ लिया। युग्मक जनन क्या होता है, इसी चीज को आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और उसके बाद से अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो उसके बाद से जाना जाएगा युग्मक स्थानांतरण के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम मिटाएंगे यहाँ पे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। युग्मक स्थानांतरण, लेकिन युग्मक स्थानांतरण से पहले कुछ और चीजें जानना है युग्मक जनन से संबंधित। युग्मक जनन से संबंधित क्या चीज, तो युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन। ठीक है, युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन। देखिए, तो कोशिकाएं दो प्रकार से विभाजित होती हैं। एक को बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन और दूसरे को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। दो तरह से कोशिकाओं में विभाजन होता है। एक को कहते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जो कोशिका है जैसी रहेगी, अगुणित हो या द्विगुणित, मान लेते हैं ये द्विगुणित है, 2n वाली कोशिका है और विभाजित होकर के नई कोशिका बना रही है, तो जो नई कोशिका होगी वह गुणसूत्र की संख्या उसके जनक के समान होगा। यानी कि इसमें भी यदि द्विगुणित वाली कोशिका समसूत्री विभाजित हो रही है तो इसकी जो संतति कोशिका बनेगी वो भी द्विगुणित ही होगी। यदि समसूत्री विभाजन अगुणित कोशिका वाली कर रही है और नया कोशिका बना रही है, तो यहाँ पे क्या है, जैसा इसमें गुणसूत्र होगा वैसा इसमें भी होगा। यानी कि इस तरह के विभाजन को बोला जाएगा समसूत्री विभाजन। समझ में आ गया। दूसरा आता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन समझते चलना यहाँ पे। अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन में जो मातृकोशिका होती है वह द्विगुणित होती है और विभाजन के दौरान जब संतति बनाती है ना, तो इसका आधा गुणसूत्र संतति में जाता है। यानी कि ये 2n वाला है तो ये n वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के विभाजन को बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अब जो युग्मक होते हैं हमेशा अगुणित होते हैं, ये बात याद रखनी है। युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं। अब जो युग्मक का निर्माण है या तो समसूत्री विभाजन से हो सकता है, यहाँ पे इस वाले किसमें होता है ऐसा ये भी देखा जाएगा, जैसे कि मधुमक्खी में तो मधुमक्खी में 3 प्रकार की जातियां होती हैं, 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक क्या है, तो एक है रानी मधुमक्खी। ठीक है, इसका जो जनन कोशिका होता है वह द्विगुणित होता है। उसके बाद से दूसरा क्या है, श्रमिक है। क्या है, श्रमिक। ठीक है, ये भी द्विगुणित होता है। और तीसरा क्या है, नर, इसी को ड्रोन बोला जाता है। क्या चीज, तो ड्रोन। ठीक है, इसी को कहते हैं ड्रोन, और यह होता है अगुणित। ये बात याद रखनी है। अब ये जो रानी मधुमक्खी है और नर ड्रोन, ये दोनों जो है जनन में भाग लेते हैं। किसमें, तो
जनन में भाग लेते हैं और श्रमिक में जनन की क्षमता नहीं होती है। तो जनन की क्रिया के दौरान श्रमिक का निर्माण होता है और रानी मधुमक्खी में क्षमता होता है। ये द्विगुणित है तो क्या होगा 2n, अर्धसूत्री विभाजन होगा, n बनाएगा, और ये भी क्या होगा n बनाएगा, और नर में 1/n है तो यहाँ पे इसमें क्षमता होता है स्वयं क्या करने का, नर को बना लेने का। ठीक है, अकेले ही रानी मधुमक्खी नर को बना सकती है क्योंकि इसके पास अगुणित है। और ये जो अगुणित जो गुणसूत्र है इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित नए कोशिका का ही निर्माण होगा, ये नहीं है कि द्विगुणित का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब है कि जब अगुणित कोशिका हो और इसका समसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित कोशिका का ही निर्माण होगा। और यहाँ पे क्या है तो यह जो है एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है। तो मधुमक्खी में समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनता है, ये बातें याद रखनी है। समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनता है, युग्मक बनता है। उम्मीद है कि आपने ये सब कुछ समझ लिया होगा। तो कहने का मतलब है युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन हो सकता है, अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है, लेकिन युग्मक हमेशा अगुणित होता है। युग्मक कैसा होता है, अगुणित होता है। समझ में आ गया पूरी बातें? तो जब पूरी बात समझ में आ चुका है तो आपको हेडिंग बनाना है युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन, और इसमें लिखना है युग्मक सदैव अगुणित होते हैं चाहे उनके जनक अगुणित हो या द्विगुणित। ठीक है ना, जनक अगुणित हो या क्या हो, द्विगुणित हो। फिर आगे से लिखना है अगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा तथा द्विगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। समझ में आ चुका ये बात? तो अब हम जानेंगे क्या, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण। ठीक है ना, गेमीट ट्रांसफर क्या होता है, गेमीट ट्रांसफर। ठीक है, यही चीज होगा यहाँ पे, गेमीट ट्रांसफर। तो देखते चलना है, निषेचन के लिए यानी कि युग्मकों के संलयन के लिए नर व मादा एक दूसरे के निकट आते हैं जिससे कि निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं, चल होते हैं, गमन करते हैं, और मादा युग्मक स्थानबद्ध होते हैं, एक ही स्थान पर रहने वाले होते हैं। साधारणतः पौधे जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए जल की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जल उसे क्या करता है कि निषेचन के लिए लेकर के जाता है। जो बीजीय पौधे होते हैं वह उनके जो युग्मक होते हैं अचल होते हैं। ठीक है, तो परागण की क्रिया पर परागण द्वारा यानी कि किसी जंतु के माध्यम से, कीट के माध्यम से या जल के माध्यम से ये जो परागकण यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाते हैं और जिसके कारण निषेचन की क्रिया होती है। इस प्रकार जहाँ पे युग्मक बना वहां से युग्मक का स्थानांतरण होता है निषेचन की क्रिया के लिए, और इसी को बोला जाता है युग्मक स्थानांतरण। बातें समझ में आ चुकी है, युग्मक स्थानांतरण क्या होता है? तो आपको हेडिंग बना लेना है युग्मक स्थानांतरण, और इसमें लिखना है युग्मक धानियों में युग्मक निर्माण के पश्चात नर व मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा युग्मक अचल या स्थानबद्ध होते हैं। साधारणतः पौधों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम जल की आवश्यकता होती है जिसमें से होकर नर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। फिर लिखना है बीजीय पौधों में नर युग्मक अचल होते हैं अतः पराग कणों का परागण क्रिया द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ चुका होगा निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है।
अब दूसरी जो घटना जाना जाएगा वह निषेचन का, किसका, तो निषेचन का। तो इसी चीज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब ये सारी चीजें हम मिटाएंगे और दूसरी घटना हम जानेंगे, क्या चीज, तो निषेचन का। देखा जाए निषेचन क्या है। निषेचन, दूसरी जो घटना होगी वह निषेचन की है। इंग्लिश में बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। देखिए, युग्मक का तो निर्माण हो गया, ये है नर युग्मक, ठीक है, और यह है मादा युग्मक। मादा युग्मक, पता है कि जो युग्मक होते हैं हमेशा अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित, यानी कि यह n में होता है, ठीक है। तो ये भी n है और ये भी क्या है, n है, ये दोनों n है। युग्मक हमेशा तो अगुणित ही होते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं ये बात, और आपको याद भी रखनी है, क्वेश्चन आता है इस पे। युग्मक अगुणित होता है या द्विगुणित, या युग्मनज अगुणित होता है या द्विगुणित। तो आपको सही क्वेश्चन सही हल करना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, ये बात याद रखनी है। अब युग्मक का स्थानांतरण भी हमने बताया, युग्मक का स्थानांतरण होता है तो नर और मादा युग्मक जुड़ते हैं, ठीक है ना, जुड़ना संलयन कहलाता है। क्या चीज, तो संलयन, ठीक है। नर और मादा युग्मक का जुड़ना क्या कहलाता है, संलयन कहलाता है, ठीक है ना, संलयन। और यहाँ से एक n और यहाँ से एक n, फिर से ये 2n बन गया, और जो बनता है वो क्या है, युग्मनज है, ठीक है ना, क्या है, तो युग्मनज। और युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है, तो युग्मनज बनाने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए, ठीक है ना, जाइगोट बनाने के लिए क्या होता है, युग्मक संलयित होते हैं, और यही क्रिया कहलाती है निषेचन, ठीक है ना, क्या कहलाती है, तो निषेचन। अब निषेचन से संबंधित कुछ और बातें, एक है क्या, बाह्य निषेचन, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, समझते चलना है। बाह्य निषेचन, देखिए, जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर हो, इंग्लिश में बोला जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब नर और मादा युग्मकों का संलयन यानी कि निषेचन जीव शरीर से बाहर हो, जीव शरीर के अंदर नहीं, तो जीव शरीर से जब बाहर होता है तो इसे बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन। जैसे कि शैवाल, मछलियां तथा उभयचर प्राणी, उभयचर जैसे कि मेढक, ठीक है, उनमें होता है। शैवाल में, कुछ मछलियों में, सभी नहीं, कुछ मछलियों में, उसके बाद से उभयचर में क्या होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। उसके बाद से आंतरिक निषेचन आता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आंतरिक निषेचन, निषेचन इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो जब शरीर के भीतर निषेचन की क्रिया हो, शरीर के भीतर नर व मादा युग्मकों का संयोजन हो, निषेचन की क्रिया हो, तो इसे बोला जाएगा आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। जैसे कि सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कवक, पादप, इसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब क्या, जैसे कि मनुष्य भी स्तनधारी है, ठीक है। सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी, कवक, ठीक है, पादप, इनमें क्या होता है, तो शरीर के भीतर निषेचन की क्रिया होती है, इसे बोला जाता है आंतरिक निषेचन। बात समझ में आई। अब एक चीज और, अनिषेक जनन, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन इंग्लिश में बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या होता है, अनिषेक जनन। तो कुछ जीवों में
बिना निषेचन के ही मादा से युग्मक का निर्माण यानी कि नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो बिना निषेचन के जब नए जीव का निर्माण होता है तो इसे बोला जाता है अनिषेक जनन, यानी कि मादाओं में क्षमता होती है क्या करने के लिए, नया जीव बनाने के लिए। जैसे कि अभी हमने मधुमक्खी के बारे में बताया, रानी मधुमक्खी में क्षमता होती है क्या करने के लिए, नया जीव बनाने के लिए, बिना निषेचन के ही। तो इसे ही बोला जाता है अनिषेक जनन। जैसे कि मधुमक्खी, रोटीफर्स व कुछ छिपकलियों में, ठीक है, मधुमक्खी उसके बाद से रोटीफर्स, उसके बाद से छिपकलियों में, सभी नहीं कुछ छिपकलियों में जो है क्या होता है, अनिषेक जनन की क्षमता होती है। यानी कि बिना निषेचन के ही इनकी मादाओं में क्षमता होती है नया जीव बनाने की, युग्मनज बनाने की, जाइगोट बनाने की। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने समझ लिया। हेडिंग बना लेना है निषेचन, हेडिंग बना लेना है निषेचन, और इसमें लिखना है, हाँ तो इसमें लिखना है, दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। उसके बाद से हेडिंग बनाना है आपको आंतरिक, सबसे पहले बाह्य निषेचन, क्या चीज़, तो बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसमें लिखना है शैवाल, मछलियों तथा उभयचर प्राणियों में युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, जिसे जीव शरीर के बाहर संपन्न होता है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उसके बाद से हेडिंग बनाना है आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसमें लिखना है लगभग सभी स्थलीय जीवों में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है, जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कवक, पादप आदि, वही सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कवक, पादप आदि। उसके बाद से हेडिंग बनाना है अनिषेक जनन, और इसमें लिखना है कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियाँ, रोटीफर्स, कुछ छिपकलियों तथा टर्की पक्षी में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होने लगता है। इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। अब हम जानेंगे निषेचन पश्चात घटना के बारे में, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने समझ लिया, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तीसरी घटना, निषेचन पश्चात घटना। ठीक है, क्या चीज़, तो निषेचन पश्चात घटना। जो तीसरी घटना होगी वो क्या है, निषेचन पश्चात घटनाएं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, निषेचन पश्चात घटनाएं। देखिए, निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई, तो निषेचन की क्रिया संपन्न होने के बाद क्या होता है, तो एक होता है युग्मक जनन, यानी कि युग्मक का निर्माण होता है, और दूसरा क्या, भ्रूणोद्भव, भ्रूण का निर्माण होता है, और उसके बाद से संतान की उत्पत्ति होती है। यानी कि निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। उसके बाद से क्या होता है, भ्रूणोद्भव होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। किस चीज़ का, तो भ्रूण का, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस, और उसके बाद से नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, नए संतान की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, युग्मनज बन गया, तो एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिला, तो 2n वाली कोशिका बनी, इसी को युग्मनज बोला जाता है। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, यानी कि जाइगोट बोला जाता है।
जाइगोट। उसके बाद से इसमें होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि 1 से 2 कोशिका बन जाती हैं, उसके बाद से 2 से 4 कोशिका बन जाती हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 512, 512 से 1024। इस तरह से बहुत अधिक कोशिकाओं वाले समूह का निर्माण होता है, जिसमें कि विभाजन विभेदीकरण कोशिकाएं भी होती हैं, अलग अलग कार्य करने वाली भी कोशिकाएं होती है। अब इसे भ्रूण बोला जाएगा। क्या चीज़? तो जब कोशिकाओं का समूह हो जाता है तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है, यानी कि भ्रूणोद्भव हो जाता है, और उसके बाद से नए जीव की रचना होती है, यानी कि नई संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें भी 2 तरह की चीज़ें हम जानेंगे। एक क्या है? अंड प्रजक प्राणी, यानी कि ओविफेरस एनिमल्स, अंड प्रजक प्राणी, इंग्लिश में बोला जाएगा ओविफेरस एनिमल। देखो, जो अंडे देने वाले प्राणी है, यानी कि ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है क्या चीज? अंड प्रजक प्राणी, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, जैसे कि सरीसृप, पक्षी आदि, ये निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, और इनका अंडा बाहर से एक कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढका रहता है, कैल्शियम युक्त कवच से, जिसमें कि एक निवेशन अवधि के बाद, एक निवेशन अवधि के बाद उसका स्फुटन होता है और उसमें से नए संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, एग देते हैं, और ये जो एग होता है बाहर से एक कवच से ढका होता है, कैल्शियम युक्त कवच से, और उसके बाद से यह एक अवधि को क्रॉस करता है, जिसको कि निवेशन अवधि बोला जाता है, निवेशन अवधि। तो एक निवेशन अवधि के बाद इसमें से क्या होता है कि इसका स्फुटन होता है और नई संतान की उत्पत्ति होती है। उसके बाद से आगे जो है जानना है क्या? सजीव प्रजक, सजीव प्रजक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है विविफेरस। ये क्या होते हैं? तो सजीव प्रजक में क्या होता है? तो निषेचित अंडा मादा शरीर के भीतर विकसित होकर के शिशु का विकास करता है, और निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव पीड़ा के द्वारा, प्रसव द्वारा शिशु को जन्म देती है। मादाएं जो है प्रसव के द्वारा शिशु को जन्म देती है। तो ऐसे जीव को बोला जाएगा सजीव प्रजक। क्या चीज़? तो सजीव प्रजक। जैसे कि मनुष्य में, स्तनधारियों में, लगभग सभी स्तनधारी में ऐसे ही होता है। क्या चीज़? तो सजीव प्रजक, यानी कि मादाएं शिशु को जन्म देती है प्रसव के दौरान। तो ये हो गया यहाँ पे अंड प्रजक प्राणी और सजीव प्रजक प्राणी। तो आपको हेडिंग बनाना है निषेचन पश्च घटना, और इसमें लिखना है वे सभी घटनाएं जो युग्मनज निर्माण के पश्चात लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती है, निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है। इसमें हेडिंग बनाना है युग्मक जनन, क्या युग्मनज, क्या चीज़? तो युग्मनज यानी कि जाइगोट। इसमें लिखना है युग्मनज द्विगुणित होते हैं क्योंकि इनका निर्माण 2 अगुणित युग्मकों के संलयन से होता है। उसके बाद से हेडिंग बनाना है भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसमें लिखना है वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है भ्रूणोद्भव कहलाता है। इस दौरान समसूत्री विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण होता है। विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा विभेदीकरण द्वारा कोशिकाओं के समूह में आवश्यक रूपांतरण से विशेषीकृत ऊतकों, अंगों एवं अंग तंत्रों का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। उसके बाद से हेडिंग बनाना है अंड प्रजक प्राणी यानी कि ओविफेरस एनिमल्स, और इसमें लिखना है अंड प्रजक प्राणी निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं। सरीसृप तथा पक्षी निषेचित अंडे सुरक्षित स्थान पर देते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात इन अंडों के स्फुटन से नए शिशुओं का जन्म
होता है। उसके बाद से हेडिंग बनाना है सजीव प्रजक प्राणी यानी कि विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, सजीव प्रजक प्राणी यानी कि विविपेरस एनिमल्स। और इसमें लिखना है सजीव प्रजक प्राणियों में निषेचित अंडा मादा शरीर के भीतर विकसित होकर शिशु का विकास करती है तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव द्वारा शिशु को जन्म देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है लैंगिक जनन वाला हिस्सा भी और इस चैप्टर को भी, यानी कि चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हमने समाप्त कर दिया है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 1 समाप्त कर दिया है और बहुत ही जल्द चैप्टर 2 भी हम शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।